माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो सोचता था कि समाजवादी पार्टी के जो मुख्य विपक्षी दल है वो तो आज अनुपूरक बजट पर बिंदुवार उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन मान्यवर उन्होंने 5% चर्चा तो इस बात पे करी कि हमारा खर्चा कम हुआ और बाकी चर्चा इस बात पे करी कि बाकी सब चीज़ों पर जो पॉलिटिकल माहौल और इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया मान्यवर। लेकिन मैं समझता हूं कि फ़र्ज़ अदायगी तो करी है उन्होंने कि अपनी जिम्मेदारी का यह एहसास करवा दिया कि भाई हम बजट के ऊपर बोले, लेकिन वास्तव में हमारे किसी माननीय विपक्षी दल के नेता ने इसको गंभीरता से न पढ़ा, न देखा और न उसको लिया। यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी मदें हमने, चाहे वो एसएनडी की हों, नई मदें हों, लगभग 14,922 करोड़ रुपए की नई मदें और लगभग 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, उसके संबंध में एक एक विषय के ऊपर काफ़ी विस्तार से उन्होंने उत्तर दिया है और मैं समझता हूं कि उसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ बातें माननीय वर्मा जी ने एक दो बातें कहीं, उसका मैं जवाब ज़रूर देना चाहता हूं। आपने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो है वो गड़बड़ा रही है और वो अपने आप में चुस्त दुरुस्त नहीं है। शब्द आपके फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन उसकी भावना यही थी। मानवर किसी भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखने का जो पैमाना है वो उसकी आर्थिक स्थिति को देखने का जीएसडीपी है और ख़ास तौर से अगर बारोइंग के आधार के ऊपर देखा जाए तो एफआरबीएम की लिमिट है। तो हमने जो हमारी जीएसडीपी है आज भी 20,48,000 करोड़ रुपए है, जो हिंदुस्तान में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद ही आता है। तो ये अपने आप में सोच लेना चाहिए कि हमारी वित्तीय स्थिति पीछे से बहुत सुदृढ़ हुई है, बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है और इसका सबूत यह है कि हमने पिछले वर्ष 21-22 में 30 नवंबर तक जो हमारा कलेक्शन था राजस्व का वो 95,598 करोड़ रुपए का था और इस वर्ष 30 नवंबर तक जो हमारा राजस्व का कलेक्शन है राज्य कर का, उसमें 1,21,663.87 करोड़ रुपए का है मान्यवर। ये हमारी मांग जो है वो भी बढ़ी है और मांग की अपेक्षाकृत जो है 2,20,000 की मांग थी और 1,20,000 करोड़ रुपए का हमने कलेक्शन किया है मान्यवर। जहाँ तक खर्चे का सवाल है तो खर्चा भी हमने 30 नवंबर तक 2,82,414.99 करोड़ रुपए किया है। ये अपने आप में जो मूल बजट अनुमान का 46%। ये मैं कहना चाहता हूँ सबसे अच्छा बजट वो माना जाता है इसमें पूंजीगत व्यय ज़्यादा हो और पूंजीगत व्यय के आधार पर ही हमारा सारा सिस्टम इवॉल्व करता है, सारा सिस्टम बेहतरी की तरफ बढ़ता है और हमने इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया है। जो मान्यवर पैमाने हैं किसी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को नापने के लिए, उन पैमानों पर हम पूरी तरीके से खरे उतरते हैं। कोरोना काल में भी जहां बाकी दूसरे राज्यों की स्थिति बहुत ज़्यादा डगमगाई हुई थी, तो हमने न तो जो भी हमारा कर्जे की किस्त टूटी, न कर्जे का ब्याज टूटा और न हमने किसी का कभी वेतन रोका। तो जो बुनियादी चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान दिया। अब जो अनुपूरक बजट किस लिए लाया जाता है? इसलिए कि हम कुछ न कुछ जो उस वक्त नहीं सोचा जा सका या नहीं आ सका, उस वक्त नई परिस्थिति थी, उसको हम बाद में एसएनडी के माध्यम से लाए। मानवर आपने ये देखा कि 8,000 करोड़ रुपया हमने सारी चीजें ऐसी इस बात को फोकस किया है कि जिसमें रोजगार के अवसर बढ़े, लोगों को ज्यादा ज्यादा रोजगार मिले और जिस प्रकार से नोएडा सिटी डेवलप हुआ, हम लोग ये भी चाहते हैं कि बुंदेलखंड में माननीय योगी जी की भी इच्छा है कि बुंदेलखंड में भी इसी प्रकार का कोई स्थान डेवलप हो ताकि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़े, वहाँ जमीन भी है, संसाधन भी है और हर तरीके से कनेक्टिविटी भी है मानव।
तो अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसका मतलब नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि साहब ग्रामों का विकास नहीं होगा, तब तक शहर का विकास का कोई मतलब नहीं है, प्रदेश के विकास का कोई मतलब नहीं है। ग्रामों के विकास से हम पूरी तरीके से सहमत हैं और हम गांधी जी के उस विचार से भी सहमत हैं, ग्राम स्वराज वाले विचार से पूरी तरीके से सहमत। लेकिन मान्यवर, घर में लैट्रीन की भी ज़रूरत है और बैठक की भी ज़रूरत है, ड्राइंग रूम की भी ज़रूरत है, ताकि हम दुनिया के सामने अपने आप को कंपीट करके दुनिया के सामने क्या दिखाएंगे। आईटी सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है मान्यवर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस बार का हमारा संकल्प पत्र है, उसमें खास तौर से कहा गया है कि 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन हम वितरित करेंगे, 2 करोड़, और इस बजट में भी इसके लिए भी उसमें व्यवस्था की। तो हर तरह से इस बात की कोशिश की गई है कि हम बेहतर से बेहतर अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की बना के रखें, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना के रखा। हमारी बैठी है कांग्रेस की, आज तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल पाया। 1980-81 में एक कानून बना दिया कि आमदनी तो मंत्रियों की और टैक्स सरकार देगी। आज तक मेरी समझ नहीं आया कि किस मानसिकता से पहले वो कैबिनेट में गया होगा, कैबिनेट के बाद में विधानसभा में आया होगा, किसी ने उसके ऊपर एक बात भी नहीं कही। और ये 20 साल ये चला, ये 20 साल चला। आप फिजूल खर्ची की बात कर रहे हैं कि उसमें फिजूल खर्ची ना होगी। 3,80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है पिछले साल, जो योगी जी ने सब वो किया था इन्वेस्टमेंट सबमिट, 3,80,000 करोड़ वो जमीन पे उतारा गया। और इस साल जब जैसे ही सरकार आई थी, वैसे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा माननीय योगी जी ने जो ऑर्गेनाइज किया था इन्वेस्टर समिट, उसमें भी 80,224 करोड़ रुपए का उन्होंने उसका शिलान्यास किया था। आखिरकार उपलब्धि भी देखिए, और सबसे बड़ा परसेप्शन है पब्लिक परसेप्शन। लोक दृष्टि से बड़ा किसी सरकार के लिए कोई मानदंड नहीं होता। आज लोक दृष्टि क्या है? आज देश में, दुनिया में योगी मॉडल को लोग याद कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने यह कहा था कि हमें एक योगी मिल जाए तो हम अपने देश का नक्शा बदल दें। आपको मालूम है ये? और पब्लिक ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई। पब्लिक ने उसके ऊपर मोहर लगाई। कह देना तो आसान है, भेज दीजिए। यहां जरूरत है, यहां ज्यादा जरूरत है। 5 साल सरकार चलाने के बाद उसी के ऊपर जनता ने मोहर लगाई है, बड़े बहुमत से सरकार आई। ये भी अपने आप में सोच लेना चाहिए। जनमत का आदर जरूर करना चाहिए। मानवर, हर तरह से इस बात की कोशिश की गई है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन रहे। और यह सही है कि अगर जब डिसिप्लिन, जब कोई कलाई होती है तो निश्चित रूप से फूक के कदम रखा जाता है। हमने मितव्ययता भी बरती है और फिजूल खर्ची के ऊपर भी रोक लगाई हर तरह से। और यह साबित भी किया है, जितनी भी सब ट्रेजरी थी ऐसी कि जहां पर कोई काम नहीं होता था, ऐसी 46 सब ट्रेजरीज हमने बंद की, 46, जिसमें केवल बाबू आके बैठ जाते थे और 4 सुरक्षा कर्मी वहां लगे हुए थे, 7-7 लोग लगे हुए। तो हर तरह से ये कोशिश की। और जो खर्चा है वो आपके सामने, कोई हम उसे छुपाना नहीं चाहते, लेकिन 40% हुआ। आपने तो उन मदों को पढ़ के बता दिया, पता नहीं कहां से कागज ले आते हैं आप लोग। मान्यवर, जो हम आपको भेज दे रहे हैं, जो खर्चा हम आपका है वो हम भेज दे रहे हैं। आप जो खर्चा है आपका भेज देते हैं। जब आप इधर बैठते हैं, उधर बैठते हैं, तो सारी हरी किताब और ये तमाम दुनिया भर की सब चीजें आप पास आ जाती। लेकिन जब आप इधर बैठते हैं तब तो असली बादशाह आप हुए होते हैं, असली बादशाह। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो ये अनुपूरक बजट जो हमने प्रस्तुत किया है मान्यवर, जी विधायक दीदी वाली, अरे 3 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया गया। मुक्त कर दीजिए, जीएसटी मुक्त करने की बात थी, जीएसटी मुक्त करने की बात से अभी तो आपने रीअप्रोप्रिएशन की परिभाषा पढ़ी है? रीअप्रोप्रिएशन की नहीं, सवाल ये नहीं है। पुनर्विनियोग की परिभाषा पढ़ी नहीं पड़ी क्या बजट में? नहीं, आप किससे बात कर रहे हैं? आप किससे बात कर रही हैं? देखिए,
अगर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है हाउस में तो वो पूरी होगी। और हमारे पास हमारे पास कई तरीके हैं, उसको पुनर्विनियोग तरीका है सबसे बड़ा। पुनर्विनियोग वो मद खुला हुआ है, अब जब चाहे उसको बढ़ा सकते हैं, जब चाहे बढ़ा सकते हैं। किससे बात करें आप एक शेयर जीएसटी वाला माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय संसद आपने कल इस पे गंभीरता से इस बात पे विचार किया। जीएसटी वाला 92 लाख जीएसटी कट रही है, अब बताइए वो जीएसटी की प्रतिपूर्ति कौन करेगा? अच्छा सुन लीजिए माननीय अध्यक्ष जी, मोना जी देखिए, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मोना जी प्लीज, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय अध्यक्ष जी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता, वो पूरी होगी। माननीय अध्यक्ष जी, एक शायर ने कहा था कि सब मांगे पूरी हो जाएंगी तो तमन्ना किसकी करोगे, अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती हैं। अब आगे बढ़ाइए। मंत्रणा में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था जब नेता सदन होंगे तो हम इस पर निर्णय करा देंगे। ये मैंने नहीं कहा था निर्णय करा देंगे, याद करिए, मैंने कहा ये विषय नेता सदन के सामने उठाना चाहिए। अगर घुटने में दर्द हो तो दाल के डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते। तो अब तो डॉक्टर बैठे, माननीय जी अब तो डॉक्टर दर्द घुटने में है और माननीय इलाज दाल के डॉक्टर से माननीय जी ये कार्य मंत्री जी ने कहा कि जिस दिन असली डॉक्टर, माननीय मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 2 आवास विभाग के अंतर्गत 4000 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकार की जाए।